ही में यंग टैलेंटेड ऑथर रविराज वर्मा की पहली नॉवल को सकोया फाउंडेशन ने एक अनोखे अंदाज में वर्चुअली लॉन्च किया। जानी मानी एंकर इंदु पांडे ने अपने इंटरेस्टिंग स्टाइल में सीनियर अनुभवी लेखक और कवि श्री मुकेश निरुला और रविराज वर्मा से बातचीत की। उसी का अंश प्रस्तुत है। नमस्ते। हम सब के पास कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसे हम सोचते हैं कि शब्दों में बांध सकें या फिर कहीं ना कहीं लिख दें ताकि दोबारा उसे पढ़ा जा सके, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उसे कागज़ पे उतार पाते हैं। ऐसे ही एक इंसान होंगे आज हमारे साथ इस शो में, जिन्होंने अपनी उस फीलिंग को किताब की शक्ल दी है और उनसे हम उन्होंने ये कैसे किया, थोड़ी देर में वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और वैसे मैंने रवि राज को हेलो, गुड इवनिंग। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। कैसे आप? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे? वेरी फाइन। तो मैं अभी यही बोल रही थी कि हम सबके पास कुछ न कुछ होता है जिसे हम किताब की शक्ल देते हैं, और आपने एक किताब ही लिख डाली और वो भी इतनी छोटी उम्र में। और उस किताब के बारे में हम लोग अभी चर्चा करते रहेंगे। उससे पहले हम लोग मुकेश जी को जोड़ लेते हैं अपने साथ, जो इस वक्त अमेरिका में है। ठीक है? ओके। और तब तक आप कुछ बता सकते हैं आपकी किताब का नाम क्या है, कैसे है? मेरी बुक का नाम है नो स्टैक्स अलाउड और ये 10 तारीख को लॉन्च हो चुकी है, 10 जून को, कल ही। और ऑनलाइन और पेपर बैक एडिशंस में सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। जो भी एविड रीडर्स हैं अभी जाके परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं या फिर ऑफलाइन पेपर बैक ले सकते हैं। मुकेश जी ने हमें ज्वाइन कर लिया है। नमस्ते मुकेश। नमस्ते जी, कैसे हैं? वेरी फाइन, वेरी फाइन। तो हम तीनों जुड़ गए हैं और मैं अभी थोड़ी देर पहले राज को ये बता रही थी कि राज, सबके पास शब्द होते हैं, सबके पास ख्याल होते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल काम होता है इन सारी चीजों को कागज पे उतारना। और राज ने अपनी किताब लिखी है जिसका आज आज ही है ना, जो लोकार्पण के लिए कहते हैं, आज ही बुक लॉन्च हुई है। और इतनी अच्छे समय पे, क्योंकि पहली किताब है राज। हाँ जी, ये मेरी पहली किताब है, पहली कोशिश है, पहली किताब हो। और ये जो टाइम है ना, ये हमेशा याद रहेगा, आई एम श्योर। मतलब मुझे भी याद रहेगा कि किसी की, मैं काफी ऑलरेडी एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेकर, तो जरूर मुझे याद रहेगा। तो अभी राज यही बता रही थी कि इनकी किताब का नाम क्या है, कैसे लिखी। तो इस सिलसिले को शुरू करते हैं। और हमारे साथ मुकेश जी, आप हैं इस वक्त अमेरिका से जुड़े हुए, और मुकेश जी कवि हैं। और मैं आप दोनों को बस, हम लोग सबसे पहले फोकस राज से पूछते हैं। तो मुकेश जी पहले आप ही पूछिए, क्योंकि मुकेश जी आप ये जरूर पूछिएगा जो थोड़े पहले मैंने इनसे पूछा था कि इतनी छोटी उम्र में अपने ख्यालों को शब्दों में बांध देना, ये कैसे मुमकिन हुआ? हाँ, ये सबसे मुश्किल काम यही होता है कि ख्याल तो सब लोगों के पास होते हैं, लेकिन उन्हें एक किताब में लिखना, पहली बात तो खुद ही लिखना और फिर उसकी किताब छपवाना, ये बहुत मेहनत का काम है। तो राज जी आप बताइए कि ऐसा एकदम से आपके आया कैसे, आपको कुछ विचार कि कैसे करना है? लिखने का शौक क्यों करना? और पहले से रहा है काफी, कॉलेज के समय से ही कुछ ना कुछ मैं लिखता ही रहा हूँ। अच्छा जी। और कभी शॉर्ट स्टोरीज लिखता रहा, पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए लिखता रहा, कुछ ड्रामाज वगैरह लिखे मैंने। और फिर मैंने सोचा कि अब कुछ लॉन्ग फॉर्म लिखा जाए, क्योंकि अब लोग जो हैं वो ज्यादा लॉन्ग फॉर्म पढ़ना भी और देखना भी पसंद करते हैं, क्योंकि जितने लंबे समय तक की कहानी के साथ जुड़ते हैं उतना अच्छा कनेक्शन बनता है कैरेक्टर्स के साथ। तो मुझे लगा कि एक लॉन्ग फॉर्म लिखना चाहिए और छोटे छोटे टुकड़े हर जगह पर लिखने की बजाय एक पेपर बैक अगर होता है बुक का तो वो अच्छा लगता है देखने में, पढ़ने में भी। तो इसलिए मैंने इसकी कोशिश की। नहीं, वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ये कहा जाता है कि हर इंसान अपने आप में एक कहानी होता है। हाँ जी, है ना? और किसी के पास कहानियां होती हैं ढेरों। हर इंसान कहानी होता है, अब उसको पेपर पे उतार दे तो कई बार वो शक्ल बन जाती है उपन्यास की, छोटी कहानी की। तो आपकी जो किताब है वो क्या आपका अनुभव है? क्योंकि हम कुछ ना कुछ जो बोलते हैं, लिखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारा अनुभव जरूर आता है। जी बिल्कुल, इसमें पूरा अनुभव का ही खेल है अगर लेखनी आप करते हैं तो। और जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है किताब का, वो यूथ को टारगेट करके है, जो मेरी ही उम्र के हैं या फिर मुझसे मेरे नजदीक की उम्र के लोग हैं। तो मेरे उसमें एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस हैं, मेरे साथियों के, मेरे फैमिली पर्सन्स के, उन लोगों के एक्सपीरियंस को मैंने कलेक्ट किया एक साथ और
उनको सबको बांध के कुछ कैरेक्टर्स बनाए उसके बाद, और फिर उन्हें एक साथ पिरोकर कहानी लिखने की कोशिश की मैंने। मुझे लग रहा है कि मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत अच्छे। मुकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये जो किताब आपने लिखी है ये आपके अपने बारे में तो नहीं है। अपने बारे में नहीं है, मैं ऐसा जोखिम नहीं उठाऊंगा। जब आप पहली बार लिखे तो खुद के बारे में ना लिखे, आप हमेशा। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत जरूरी है। लेकिन क्या है कि इतने लोगों के आइडिया लेना, समझना उनको, और फिर उनको कैरेक्टर्स सोचना और फिर उसको लिखना, ये हम जैसे लोगों को थोड़ा मुश्किल लगता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कविता लिख लेते हैं, उसमें कुछ खास वो नहीं होता, मतलब मेहनत होती है, थोड़ी सी सोचना पड़ता है। मुझे लगता है कि कविता लिखना इतना मुश्किल काम है। नहीं, मेरे हिसाब से 10 या 15 मिनट आप फोकस होकर बैठ जाओ तो एक कविता लिखी जाती है। ओके। वेयरएज एक नॉवल लिखना, कहानी लिखने में हो सकता है आपको 8-10 दिन 15 दिन लग जाए, लेकिन नॉवल लिखने में तो बहुत टाइम लगता है। और फिर यू आर टू रिमेम्बर कि हाँ किस कैरेक्टर का नाम क्या है, उसका स्टाइल कैसा है, बात करने का तरीका कैसा है, वो सारी चीजें याद रख के वो लिखना बहुत लंबा काम है। उतना टाइम निकालना बहुत जरूरी है। एक दिन हम दोनों कभी इनकी किसी कहानी का कैरेक्टर बने होंगे शायद। ऑफ कोर्स, नहीं मैं नहीं बन सकता, हो सकता है आप बने। हर किसी से मैं कुछ ना कुछ इंस्पायर जरूर रहता हूँ, और उनका कुछ ना कुछ अंश मेरे अंदर छूट जाता है हमेशा, और मैं जब भी लिखता हूँ तो वो कलम के साथ आता जरूर है। तो ये जो लिखने का सिलसिला है, राज थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे ये लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। बचपन से आपने जैसे बताया कि थोड़ा थोड़ा लिख रहे थे, लेकिन मतलब कौन सी चीज थी जिसने आपको बोला कि नहीं अब लेट्स डू नॉवल लिखते हैं, बड़ी कहानी लिखते हैं? मैं बेसिकली हूँ कानपुर शहर से, वहीं से मैंने पढ़ाई अपनी पूरी की है। उसके बाद मैंने मीडिया का कोर्स किया था, और उसके बाद मैं नोएडा आ गया था 5 साल करीब पहले, 2016 में। और यहाँ आने के बाद से ही मैंने नॉवेल लिखने का विचार बनाया था। अभी तक मैं लिखता रहा, उससे पहले भी ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह में लिखता रहा था, और किसी रेडियो प्लेटफॉर्म के लिए जैसे कभी ड्रामा लिखना हुआ, या फिर कभी कोई कंपटीशन होते थे कहानी लिखने के, तो उनके लिए मैं भेजा करता था। पर अभी कुछ साल पहले से ही मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरा किताबें पढ़ने में शौक बढ़ गया, फिर मुझे छोटी कहानियों से ज़्यादा नॉवल पसंद आने लगे। तो जो हम पढ़ते हैं वही हम लिखते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जब ज़्यादा मैं नॉवल पढ़ने लगा तो मुझे भी लगा कि अब मुझे भी कुछ ऐसा ही लिखना चाहिए। तो आज आपकी बुक लॉन्च है, तो जब हम कोई चीज लॉन्च करते हैं तो उस चीज के बारे का जो सबसे अट्रैक्टिव क्वेश्चन होता है वो बताते हैं, सो दैट कि लोग आए और उस प्रोडक्ट को ले। तो आप किस तरह से हमें बताओगे कि क्या खास है आपकी किताब में? बिकॉज जब भी लॉन्च की बात होती है तो हम अपना बेस्ट बताने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है। जी मुकेश जी कुछ कह रहे थे? नहीं, मैं भी कह रहा हूँ कि जब भी ओके बोलिए। तो मैं कह रहा था, तो मैं भी ये कह रहा था कि सॉरी एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी कागज पर लिखो, हाँ जी, अपने कुछ जज्बात लिखो, सुबह की राली को लिख दो या एक अंधेरी रात लिखो। क्या बात है। जो भी लिखना है, जो आपके मन की बात लिखोगे तो बहुत, या इवन जो आपके विचार आए हुए हैं वो लिखोगे तो काफी अच्छा लगेगा, लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। यस, तो बहुत अच्छे। हाँ जी, अब बताइए। हाँ, तो खास बात इस कहानी की ये है कि जब आप अकेले रहना शुरू करते हैं, ऐसा मानना है, तब आप जिंदगी के सही लेसन सीखते हैं, ज्यादातर सबक जिंदगी के सीखते हैं। और इस कहानी की भी खास बात यह है कि जब छोटे शहर से हमारा जो हीरो है रजत, वो बाहर आता है या मेट्रो सिटी में आता है दिल्ली में, तो उसे बड़े सारे नए एक्सपीरियंस होते हैं, और नई चीज़ों में फिर वो अपनी पुरानी चीज़ों को, अपने माँ बाप को या अपने दोस्तों को, अपने गांव, ये सब उसे पुराने लगने लगते हैं। और उसी कन्फ्लिक्ट में उसको ज़िंदगी के सबक अपने मिलते हैं कि उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या चीज़ें ख़ास हैं। ऐसा नहीं है कि हर नई चीज़ ही उसके लिए ख़ास है। और यही सबक जो वो सीखता है ज़िंदगी के, यही इस कहानी की सबसे ख़ास चीज़ है। जब आप उसके आखिर तक जाएंगे तब आप उसमें पढ़ पाएंगे कि उसने क्या असल में सीखा। वो क्या सोचता था कि उसने बाहर आकर क्या सीखा, मगर असल में उसने कुछ और सबक सीखे जिंदगी के। ओके, अक्सर जब भी कहानियों की बात आती है राज, तो हम सब बचपन से सुनते आते थे कि एक था राजा, एक थी रानी, या फिर एक था लड़का, एक थी लड़की, दोनों मिल गए या दोनों बिछड़ गए और खत्म कहानी। तो आपकी बुक की अगर हम बात करें तो उसमें फीमेल कैरेक्टर है कोई? हाँ जी, उसमें लीड फीमेल कैरेक्टर है रजत की, जो
जिसे वो प्रेम करता है। ये बेसिकली एक किस्म की लव स्टोरी ही है। इसमें रजत और साक्षी की कहानी है। साक्षी इसमें लीड कैरेक्टर है, रजत मेल लीड है। तो यही है राजा और रानी जो आखिर में मिलते भी हैं, बिछड़ते भी हैं, और इन्हीं की कहानी है तो जैसे आप किताब। कोई विलन तो नहीं है इसमें? जी मुकेश नहीं, जी वो कुछ बार कह बार रहे मिलते हैं, बार बार बिछड़ते हैं। हाँ जी। क्या? अच्छा, नहीं विलन तो कोई नहीं है ना, तो फिर ठीक है। तो विलन को लेकिन विलेन चाहिए, विलेन तो होगा तभी तो कहानी आगे बढ़ती है। विलन तो हमेशा होती है, हमेशा कन्फ्लिक्ट जो है वही विलन है। और इस कहानी में जो भी जब भी वो हाँ, जो परिस्थितियां हाँ, होती हैं वो विलन बन जाते हैं। वही सिचुएशन ही इसमें विलन है, वही कन्फ्लिक्ट विलन है। कोई ऐसा नहीं है हाँ। जो बुरा चाहता है, मगर परिस्थितियां ही हैं जो उन्हें दूर करती हैं, फिर पास मतलब लाती हैं। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो विलेन का रोल अदा कर रही हैं मेरे ख्याल से, है ना? हाँ, कुछ कुछ ऐसा ही। जी मुकेश जी आप कुछ कह रहे थे? नहीं, वही है, जैसे जिंदगी है, जिंदगी में भी ऐसे है, हम कहें सब जगह सुख ही सुख होगा, तो नहीं, सुख और दुख दोनों चलते रहते हैं, तभी तो जिंदगी है। तभी लाइफ है। तो इसी तरह से कहानी में भी हाँ, तो परिस्थितियां ही होती हैं, वो थोड़े टाइम के लिए होती हैं, बट वो ठीक है, फिर चेंज हो जाता है, फिर लाइफ फिर नॉर्मल चलनी शुरू होती है। हाँ जी। तो वही है, जिंदगी वही है। बिल्कुल। तो राज, जैसे आपने बोला कि जब मैं घर से रहा, अकेला रहना शुरू किया, तो एक लाइफ, हम सब की जिंदगी में एक टाइम ऐसा आता है जब हम सोचते हैं कि हम काश अकेले रहने लग जाएं, लेकिन जब अकेले रहने लगते हैं तब लगते हैं कि यार पेरेंट्स के हमें साथ किसी जो का रहते साथ थे, चाहिए होता परिवार है। के हाँ। साथ, वो अलग चीज होती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अकेले रहने का और साथ में रहने का, उसको किस तरह से आपने महसूस किया था? हाँ, इसको मैंने भी उसी तरीके से महसूस किया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब नया नया हमें कोई चीज़ मिलती है तो हमें वो बहुत ताज़ी लगती है, बहुत ही अट्रैक्टिंग लगती है। पर धीरे धीरे जब हम उसके यूज्ड हो जाते हैं तो हमें ख्याल आता है कि नहीं, हमारे शायद लाइफ चॉइसेस गलत थे। हमें जो पुराना लगता था वो उतना पुराना नहीं है, वही सबसे ज़रूरी चीज़ है लाइफ की। यही लाइफ लेसन है। तो अकेले रहकर लोग ये सीख जाते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि नहीं, उनके पास सब कुछ है, पर बाद में पता चलता है कि खाली हाथ रह गए। तो आपने अच्छा कौन सी चीज सीखी अकेले जब आपने रहना शुरू किया, तो कौन सी चीज सीखी आपने? मैंने भी बड़ी ढेर सारी चीज़ें सीखी। मैंने पब्लिक स्पीकिंग भी बाहर आने के बाद ही सीखी, इससे पहले तक कभी मौका नहीं मिला था। और अब मैं मीडिया में काम करता हूँ, तो मेरा जो पूरा करियर है वो मैंने यहीं पर आकर सीखा। लोगों से मिलना जुलना, अपने काम का तरीका और मीडिया का काम करने का तरीका, ये सारा कुछ कानपुर से दिल्ली आने के बाद मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। ओके। अच्छा मुकेश जी, मुझे एक चीज अभी याद आ रही है, क्योंकि आप 4-5 महीने से अमेरिका में हैं और जब बात हो रही थी तो आपने सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर एक बहुत अच्छी बात बताई थी, तो मैं चाहती हूँ एक बार फिर से वो वाली बात बताइए। सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा है कि जैसे हम लोग अपना एक बड़े शहर में या इवन इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि गली मोहल्ले में जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सब लोगों को नमस्ते नमस्ते करके निकलना होता है। अच्छा, फिर वहां पे क्या है कि सब्जी वाला और वो उसके बाद में दूध वाला, उसके बाद में शनि वाला कुछ मांगने वाला, कोई ना कोई आता रहता है, तो लोगों से इंटरेक्शन रहता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वेयरएज व्हेन यू आर इन द अदर कंट्री, तो आपको जान पहचान के लोग एक लिमिटेड हो जाते हैं और सब अपने अपने में बिजी हैं, तो लोगों को मिलने का टाइम नहीं है, तो सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली बढ़ गई। तो उस लिहाज से, लेकिन एक चीज है, जब कुछ अगर परेशानी है या कुछ मदद चाहिए, तो इंडिया जैसे जितना अड़ोसी पड़ोसी लोग जो काम आ जाते हैं, वो शायद यहाँ पे ना आते होंगे, वो एक फर्क है थोड़ा। तो आपने इसके ऊपर कुछ, अदरवाइज क्योंकि आप पोएट हैं, तो इसके ऊपर कुछ लिखा आपने? हाँ जी, हाँ जी, मैं लिख रहा था कि अब जैसे अपने बारे में, जब अमेरिका पहुंचे जिस दिन हम लोग, तो उस दिन एयरपोर्ट पे थे, वेट कर रहे थे बेटे के लिए, तो वहीं पे लिख दिया कि नया शहर है, नए लोग हैं, कुछ चेहरे पहचाने हैं, कितने दिन इस शहर में रहना ये तो खुदा ही जाने है। तो ये जिंदगी के बारे में भी है कि जब एक इंसान पैदा होता है तो उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स की शक्ल ही पता होती है थोड़ी बहुत, और उसके बाद में उसे कितने दिन इस दुनिया में रहना है किसी को नहीं पता, ये भगवान को पता। तो इस तरह से कविताएं लिखी जाती हैं। तो वहीं बैठे बैठे अगर कविता लिखी गई, जैसे मैं पहले बता रहा था कि 10-15 मिनट फोकस होकर बैठ जाओ तो एक कविता तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से, लेकिन इसमें एक चीज जो मैं जो लिख रहा हूँ, तो मैं नॉर्मली लाइफ और रिलेशंस, ये दो ही चीजें हैं, इन दोनों को ध्यान रख के मैं कविताएं लिखता हूँ।
मतलब उसमें क्या है कि अच्छा एक चीज और है रवि जी, आपके लिए भी है और सबके लिए, कि जब भी कुछ लिखो हाँ जी। तो उसमें इतना डिसेंसी होनी चाहिए कि आपकी फैमिली में जो लेडीज हैं, आपके सिस्टर है, मदर है, वाइफ है, जो भी है, डॉटर है, वो लोग उसे पढ़े तो उन्हें अजीब ना लगे, वो अच्छा लिखा जाए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें उसको अच्छे से। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो पढ़ने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। बिल्कुल ये वो एक फर्क ये है। आपने तो ठीक बात राज, कही। आपकी किताब में मतलब कई बार हम कुछ ऐसे वाक्य बोल देते हैं जो हमारा डायलॉग ऑफ द डे हो जाता है ना? ओके। तो कोई ऐसी लाइन आपको हाँ, याद है जो आप हमें बता सकते हो कि मेरे नॉवल की जो ये वाली लाइन है ना, ये बहुत शानदार है, तो ऐसा कुछ है? एक डायलॉग था इसके बीच में, मुझे एक सेकंड दीजिए। एक बार किताब भी दिखा दीजिए, जरा कवर उसका हम लोग हाँ देख जी, लेते हैं विथ क्लैपिंग। आपकी देख पाएंगे। वाह, ये इसका ई बुक वर्जन है जो आप अभी देख रहे वेरी वेरी हैं। गुड। नाइस। और पीछे से? पेपर बैक, ये अभी मैं उस पर पढ़ रहा हूँ, डिवाइस पर, ई बुक डिवाइस पर ही पढ़ रहा हूँ अभी। ओके, पेपर बैक इसका आने में, मतलब डिलीवर होने में थोड़ा सा टाइम है, ठीक है। कुछ एक दिन में ये भी हो जाएगा। अब इसमें से मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ। जी। ओके, इसमें जो दोस्त है, रजत का सबसे खास दोस्त है रजत, जो हमेशा साथ रहते हैं दोनों। हाँ। तो दोनों अपने दिल की बात बताते हैं एक दूसरे को। तो निक्की से कहता है अपने दोस्त से, रजत से, ब्रदर आई फील नो शेम टू एडमिट दैट्स नॉट माय फील्ड। आई मीन आई हैव ऑलवेज बीन अ ब्राइट स्टूडेंट and now I am doing great in my career, but when it comes to girls, I suck. Could you believe that? Nicky checked his glass this time and became a little more cozy. He said, sometimes I think I am challenged. I am born with this inability to be loved. Yes, there are disabled people in this world and there is no shame to be one. इसका सार ये था कि जब वो हार जाता है अपने प्यार में तो उसे ऐसा लगने लगता है कि वो एक इस इनएबिलिटी के साथ पैदा हुआ है कि उसे कोई प्यार नहीं कर सकता, और वो बहुत डीप डिप्रेशन का जब शिकार हो जाता है तब वो अपने दोस्त से ऐसी अपने दिल की बात करता है। तो ये जो हिस्सा है कहानी का, ये सबसे मेन हिस्सा है। अच्छा, ये भी आप पढ़ेंगे और तो ये जो आपको। आपने कहानी का नाम, जिस नॉवल का नाम लिखा है, नो स्टेज अलाउड, ये इसके पीछे भी कोई कहानी है? इसके पीछे कहानी है, बिल्कुल है। नो स्टैग्स अलाउड का अर्थ ये है, आप दिल्ली की नाइट लाइफ को कभी करीब से देखें तो वो ज्यादातर कपल्स के लिए ही है, और आपको नो स्टैग्स अलाउड का बोर्ड हर जगह लगा हुआ दिख जाएगा। तो अगर आप सिंगल हैं या स्टैग हैं या आपने सिर्फ मेल फ्रेंड्स के साथ हैं तो इस नाइट लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है। ये नाइट लाइफ सिर्फ कपल्स के लिए है, और इसी इसी में भटकते रहते हैं दोनों दोस्त, रजत और निक्की। उन गलियों में भटकते हैं और हर जगह उन्हें यही नो स्टैग्स अलाउड का बोर्ड ही नजर आता है। लेकिन इसको अगर दूसरे हिसाब से लेंगे तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो जगह है ये सेलिब्रेट करती है टुगेदरनेस को, कि आप दोनों हैं, आइए एंड जस्ट सेलिब्रेट इट। क्यों मुकेश जी? बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इवन यहाँ क्या है कि इवन जो दूसरे शहरों से जो लोग आए हैं तो उनकी जान पहचान में लोग कम हैं, तो उनको अपने साथ के जो कोई ना कोई चाहिए। इवन तो उस लिहाज से ये कहानी जो है मेरे को लगा कि हाँ एक अच्छी वाली कहानी है, तो लोगों को पढ़ने में शायद बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन रवि, जिन शहरों में नाइट लाइफ नहीं होती है तो वहां के लोगों को ये चीज समझने में क्या, मतलब किस तरह की दिक्कत आ सकती है? क्योंकि जो मेट्रो सिटीज हैं, बड़े शहर है, वहीं पे नाइट लाइफ है, वहीं पे डिस्को है, वहीं पे लिखा होता है कि भाई आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आइए। पर जहाँ पे नाइट लाइफ ही नहीं है, मतलब अंधेरा होने के बाद आपको घर में ही रहना है, तो उन लोगों को कैसे समझाएंगे आप अपनी इस बात को? तो वो लोग और ज्यादा आसानी से कनेक्ट होंगे, क्योंकि निक्की भी और रजत भी उसी शहर से आए हैं जहाँ कोई लाइफ नहीं हुआ करती थी। वो भी ऐसे गांव से, ऐसे शहर से आते थे जहाँ पर ऐसी लाइफ होती ही नहीं थी, ऐसी चकाचौंध नहीं होती थी। उन्होंने भी जब यहाँ पर आके इसे देखा तब उन्हें पता चला कि ऐसा ऐसा भी होता है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार होगा यहाँ पर। तो जिन लोगों ने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया वो और जल्दी इससे कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि वो रजत से या फिर वो निक्की से ज्यादा बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे।
तो कभी इस बात का ख्याल आता है कि जैसे कानपुर हो गया, बनारस हो गया, या और जो बी सिटीज होती हैं, यहाँ पे भी नाइट लाइफ हो सकती है, वी कैन डू समथिंग, कभी कुछ इस तरह का ख्याल आता है कि हम कुछ कर सकते हैं यहाँ पे? ऐसा ऐसा होना जरूरी नहीं है, मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं है कि ये बहुत एसेंशियल है कि हर जगह पर इसका प्रसार होना चाहिए। हमें लगता है गांव गांव बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है, शहर शहर बने रहें तो ज़्यादा अच्छा है। ये जो दूरी है ये अच्छी भी है, बुरी भी है। और ठीक है, हम अपना असलीपन ना खोएं गांव में। अगर आपके शहर में नाइट लाइफ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे यहाँ आकर एंजॉय कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि आप शहर को अपने गांव ले आएं। बिल्कुल, वेरी नाइस। तो मुकेश जी, क्या अमेरिका में भी इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिली? वैसे अभी तो आप कोरोना टाइम में हैं। नहीं, एक्चुअली अभी यहाँ कोरोना टाइम में है तो कहीं बाहर आने जाने का मौका कम ही मिलता है, लेकिन यह है कि हाँ, जब निकलते हैं थोड़ी देर के लिए, देखते हैं लोग अपना घूम फिर रहे हैं तो मतलब एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और बाकी ये सच जब एक दो बार पहले जब विजिट हुए हैं मेरे, तो देखा हमने कि हाँ ठीक है, लोग ना लाइफ को एंजॉय करते हैं, वो जरूरी है। क्या होता है कि पैसा कमाना इज वन थिंग, लेकिन लाइफ को एंजॉय करना वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखता हूँ कि लोग एंजॉय करते हैं और अच्छा लगता है कि हाँ, लोग लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं और फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी तो कर ही रहे हैं, तो लेकिन लाइफ को भी एंजॉय करते हैं। राज, आप जो दिल्ली जैसे किसी इस बात पे कि लाइफ को एंजॉय करते हैं अपने तरीके से, आपका क्या टेक होगा इसके? ये बिल्कुल उन्होंने सही बात की। लाइफ को एंजॉय करने के हर किसी के अपने तरीके हैं, हर किसी की अपनी चॉइसेस हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई मेरी तरह कमरा बंद करके लिखना पसंद करता हूँ। कुछ लोगों को बाहर जाने का शौक है तो वो ज़रूर जाएं। और ये अच्छी बात है कि अपनी लाइफ की चॉइसेस को लेकर लोग सीरियस हैं। इसलिए ये नाइट लाइफ बहुत अच्छी भी चीज़ है लोगों के लिए। हाँ। तो आपने जो बॉम्बे की एंजॉय भी करना नाइट चाहते लाइफ हैं। की है कि तो दिल्ली की नाइट लाइफ पे हाँ, इस मैं पे? नहीं, अभी मैं बॉम्बे नहीं जाना हुआ है मेरा। तो मुकेश जी, ये जो नाइट लाइफ का कॉन्सेप्ट है, हाँ जी, ये बेसिकली कब शुरू हुआ? मतलब ये कब आया कि भाई रात में भी एक वक्त ऐसा है कि ऑफिस से हम काम निपटा के आए हैं, लेट्स डू, हम एंजॉय करेंगे। तो मतलब कुछ आपको याद आता है कि कौन से टाइम में ये सब शुरू हुआ होगा? नहीं एक्चुअली सो फार एज आई एम कंसर्न, तो हमने इस तरह से नाइट लाइफ एंजॉय नहीं की। अच्छा। क्यों नहीं की? उसका रीजन होता है कि मतलब क्या है कि अपना इतने फुर्सत ही नहीं मिली और अपना अपना शौक की बात है। हाँ। और दूसरी ऐसी बात है कि मेरे हिसाब से करीब पिछले अराउंड 20 साल 25 साल हुए जिसमें चेंजेस आई और उसमें जो यंग वाली जनरेशन है उसने एंजॉय करना शुरू किया। अब जैसे इवन ये नहीं कि पुराने जमाने में करते नहीं थे, लेकिन वो क्या हुआ कि जैसे पुराने जमाने में जो लोग जैसे पिक्चर देखने जाते थे तो वो लोग भी मैरिड वाले लोग ज्यादा होते थे, यंग वाले लोग नहीं होते थे। तो इसी तरह इसके लिए फिर जो हीरो हीरोइन थे वो भी मैरिड वाले लोग ही थे, मतलब जो भी आप नाम बोलोगे उनके, तो पुराने वाले यंग वाले ऐसे वाले बच्चे बच्चे हीरो हीरोइन नहीं थे और उनको उनके टेस्ट के हिसाब से ही मूवीज बनती थी। आज के हिसाब से क्या है कि चेंजेस आ गई, तो जो ऑडियंस है, जो लोग देख रहे हैं, मूवी देखने जाते हैं या जो लाइफ एंजॉय करते हैं, वो लोगों के हिसाब से ही सोसाइटी को चेंज होना पड़ा। तो मूवीज उस हिसाब से आने शुरू हुई, जो कैरेक्टर्स हैं वो भी वैसे वाले आने शुरू हुए। पुराने जमाने में ऐसी लव स्टोरीज होती थी, मैरिड वाली ज्यादा होती थी और लोग उसको एंजॉय करते थे। तो ये धीरे धीरे आपसे चेंजेस बोले आते कि गए। पापा मैं थक आया है, रिलैक्स होके, कहते हैं अच्छा पापा मैं जा रहा हूँ, तो कभी थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई ये रात को कहाँ जाते हैं ये लोग? हाँ होता है, कुछ हमारे जैसे रिश्तेदार में हमें लगता है कि यार कहाँ रात को क्यों घूमने चले जाते हैं, भी आगे वो टाइम तो फैमिली के लिए हाँ। चाहिए। तो वो लोग बच्चे हैं, लेकिन बच्चे अपने हिसाब से एंजॉय जो करना चाहते हैं तो करते हैं। उसमें क्या होता है कि अनमैरिड वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बाकी हमारे जैसे लोग तो किसी का बर्थडे है या कुछ सेलिब्रेशन है तो तभी लोग ही बाहर निकल पाते हैं हम लोग, अदरवाइज नहीं होता। तो रवि, आपकी इस ई बुक में कहीं पे ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को बता रही है कि व्हाट इज नाइट लाइफ? मतलब क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि जो शायद मैं भी 20 सिटीज के लोगों को नहीं समझा पाऊंगी कि हाँ ये नाइट लाइफ होती क्या है। हाँ, ऐसा वाकया है। अब
जो रजत की माँ है वो चाहती हैं कि भाई अब उम्र हो गई तुम्हारी, तुम शादी वादी करो और आगे अपना काम करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन वो अपनी नई ज़िंदगी की चकाचौंध में ज़्यादा बिजी है। तो उनके जो कन्वर्सेशन है अपनी माँ के साथ कई बार हैं, वो बड़े मज़ेदार हैं। आपको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा कि माँ बेटी की जो भी उनकी बातचीत है। और फिर वो उन्हें बताता भी है जाके कि मैंने क्या वहाँ पर एक्सपीरियंस किया। तो कई चीज़ें झूठ भी बता देता है उन्हें कि दिल्ली में तो इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि कुछ दिखाई नहीं देता है, आसमान नहीं दिखाई देते हैं, धूप नहीं आती है। और वो उनकी माँ मान लेती हैं क्योंकि वो कभी वहाँ जा नहीं पाई हैं। तो इस तरीके की बातें भी तो हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट आपने दिखाया है मतलब। हाँ जी। ओके, तो किसी भी वजह से मान लीजिए नहीं जा पा रहे, उस गैदरिंग में नहीं शामिल हो पा रहे, तो ऐसा आपके साथ रियल लाइफ में हुआ था? हाँ, मेरे साथ भी ऐसा रियल लाइफ में हुआ। जाहिर सी बात है, जब शुरुआत में आपको नहीं कुछ भी पता है और आप यूं ही चले गए कोई भी चीज़ नहीं एक्सपीरियंस करने, तभी आपको पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी होता है यहाँ पर। तो अभी भी आप दिल्ली में कई बार चले जाएं, अभी का मतलब है मेरा लॉकडाउन खुल जाने के बाद, अभी नहीं, और आप जाएं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एंट्री आपको नहीं मिल सकती, वहाँ पर भी नहीं मिल सकती। तो क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि आप अकेले हैं। मैंने बोला नहीं, हमारे साथ 3 लोग हैं, हम भाई हैं, दोस्त हैं हमारे। कहते नहीं, आपको भी एंट्री नहीं मिल सकती है। तो वो जाके ही हमें पता जब चला आपको कि एंट्री मिल गई फाइनली उस गैदरिंग हाँ में, जी, तो आपको कैसा लगा? अच्छा ये बताओ, क्यों मुकेश जी, ये वो जानना जरूरी है कि जहां पे आप जाना चाह रहे हैं वहां पे नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन जब आपको एंट्री मिल जाती है तो तब उस वक्त की मतलब बहुत अच्छा लगा था, वाह वो एंट्री मिल गई, लेट्स गो बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। एकदम नई दुनिया में कदम रखने जैसा है। ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसी लाइटिंग, ऐसा एम्बियंस आपने नहीं देखा होगा जब पहले, और आप पहली बार उसमें कदम रखेंगे तो बिल्कुल ही वो एकदम नया एक्सपीरियंस होता है। और उसी एक्सपीरियंस ने ही कहीं ना कहीं मुझे प्रेस किया था कि मुझे इसके बारे में लिखना चाहिए। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक एक सीढ़ी चढ़ने के जैसा है, एक नीचे से एक ऊपर कदम चढ़ने के बराबर है। तो इसके बारे में मैं लिखूं, जितना मुकेश जी, बेहतर आप लिख कुछ सकूं उसकी मैंने मुझे लग कोशिश रहा है कि की। मुकेश जी कुछ कहना चाहते हैं। नहीं नहीं, बट इसमें जो नाइट लाइफ की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया वो एक उसका एक लेवल है, उससे नीचे ही की है। तो उन लोगों के लिए तो मतलब यू कैन से अराउंड 70% मोर देन दैट। तो उन लोगों के लिए नाइट लाइफ एक डिफरेंट वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो सिटीज वाले लोग हैं उनके लिए डिफरेंट है, जो गांव वाले लोग हैं उनके लिए डिफरेंट है। तो ये एक वो हो गया। बट अदरवाइज अब जैसे जो एज 50 साल या 60 साल से ऊपर वाले हैं उनके लिए डिफरेंट है। तो ये एक यंग जनरेशन वालों के लिए नाइट लाइफ की बात हो जाती है, तो एक फर्क है। तो रवि, बट एनी हाउ स्टोरी, आप मुकेश जी को कन्विंस करो कि चलो हम लोग एक जगह चलते, तो आप कैसे कन्विंस करोगे इनको? मैं तो बिल्कुल आपसे कहूंगा आप जरूर मेरे साथ चलिए और देखिए। उसके बाद ठीक है। इस यहाँ की, पहले तो हम दिल्ली से ही शुरू करें, इंडिया से ही शुरू करें। पहले हम इंडिया की नाइट लाइफ देखें और हाँ उसके जी। बाद आप मुझे बताएं आपको क्या ऐसा इसमें खास लगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने इसमें ऐसा क्या खास देखा। आपको ये पसंद भी आया, नहीं आया, या फिर हाँ आपको जी। लगता है कि ये होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आप एक बार एक्सपीरियंस करना तो बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगा कि ज़रूर करना चाहिए, ऑफ आपको भी कोर्स। करना ही चाहिए। नहीं तो मेरा मतलब है, हाँ, तो मेरे कहने का मतलब यही था कि वो चीज क्योंकि एक नॉवल में मिली, तो लोग उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो आपका जो पढ़ने वाले जो रीडरशिप है वो ऑटोमेटिकली बढ़ बिल्कुल। जाएगी कि अलग अलग एज के लोग भी उसको पढ़ना चाहेंगे कि ये होता क्या है, ये लाइफ है क्या, तो उसको लोग कैसे एंजॉय करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी स्टोरी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल सही कहा। तो तो मेरे कहने का आपकी मतलब ये किताब था। पे डिस्कशन करते हुए आधा घंटा हो गया, लेकिन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं ये जरूर कहूंगी मुकेश जी, है ना, कि लग रहा है कि भी और इसमें कुछ हाँ परतें जी। होंगी, एंड आई एम श्योर वो तभी परतें खुलेंगी जब हम किताब को पढ़ेंगे। तो आप हाँ जी। अपनी ऑफ यूएसपी क्या कोर्स। है आपकी किताब की, मतलब हम आपकी किताब क्यों पढ़ें, या कोई कोई रीजन हमें बताओ आप। ये आपने सबसे मेन सवाल पूछ दिया कि भाई क्यों पढ़ें किताब। ज़रूर हर कोई यही पूछना चाहता है कि आपकी किताब क्यों पढ़ी जाए। ठीक है, पहले क्या? मैं भी ये चाहता था कि इसमें मैं क्या ऐसा यूनिक करूं इस अपनी लेखनी में कि जो लोगों को पढ़ने को प्रेरित करे। पर फिर मुझे लगा कि इसे यूनिक बनाने से बेहतर है मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाऊं, ताकि इसको कनेक्ट करना ज़्यादा आसान हो। तो इसकी सबसे जो खास चीज़ ये है कि ये बहुत ही बेसिक तरीके से और हर हर रीडर को कनेक्ट करने की इसमें कोशिश की है। इसमें
कोई इसका फ्लो जो है कहानी का, कि आपको इतना स्मूथ रहेगा शुरुआत से आखिर तक, इसमें कोई ऐसे जंप या फ्लैशबैक्स इस तरीके की चीज़ नहीं है। तो यही इसकी खास बात है कि मैंने बहुत ही एक सिंपल फ्लो के साथ इसको लिखने की शुरुआत इससे की है। बिल्कुल उसके घर से बाहर कदम रखने से वापस घर लौटने तक की पूरी कहानी है। तो आप उसे पढ़ेंगे तो आपको बेशक मजा आएगा, उसमें पूरा यकीन है मुझे इसका। वेरी नाइस। तो इसमें अराउंड कितने पेजेस होंगे? ये कितने पेजेस हैं टोटल? 190 से प्लस है, मतलब 200 से कुछ कम। ओके, मैं 200 करीब है। हाँ जी, चलिए, बहुत अच्छा लगा। मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस, आपको बेस्ट ऑफ लक, और आप ऐसी किताबें लिखते रहिए और हम लोग आपको बस बातें करते रहेंगे। तो मुकेश जी, जाते जाते आप अपनी कविता अच्छे से सुना दीजिए ताकि जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया अभी सेशन, इसमें मुझे सौरभ दिख रहे हैं और साक्षी दिख रही हैं, साकेत बोस दिख रहे हैं, हैरी दिख रहे हैं, अंजलि कौशिक दिख रही हैं और अनंत त्रिवेदी दिख रहे हैं। इन सभी को, ऋषिता पटेल को, इन सभी को बहुत बहुत थैंक यू मेरे दिल से। आपने आए थैंक यू वीडियो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ें और एंजॉय करें इसको। या चलिए, तो हम लोग फिर जल्दी से मिलते हैं एक और नई किताब के साथ। मुकेश जी, बस एक कविता छोटी सी हो जाए जाते जाते। कविता 4 लाइनें छोटी छोटी सुना देता हूँ कि वो दूर हो या पास हो, दिल के करीब हो, कोशिश यही रहेगी मोहब्बत बनी रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो अगली 2 लाइनें, वो जान से भी मुझको हमेशा रहे अजीज, साये से उनकी भी मेरी दोस्ती बनी क्या रहे। बात है, क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मेरी कविताएं नॉर्मली ऐसी वाली हैं। हाँ, आप लोगों के लिए कविता और सुना देते हैं। छोटी सी कविता है कि बड़े बूढ़े जो होते हैं वो घर की शान होते हैं, ना हो अगर गुफ्तगू उनसे तो वो परेशान होते हैं। वाह। सारे घर की चिंता तो उन्हें हरदम ही होती है, घर के बच्चे जो होते हैं वो इनकी जान होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। 4 लाइन मैं भी इसमें जोड़ देता हूँ। ये माना बोलते हाँ, आगे पूरी कविता सुनिए फिर। हाँ, ये माना बोलते ऊंचा और ऊंचा ही सुनते हैं, मगर ये बोल ऊंचे ही उनकी पहचान होते हैं। जब तक ये नजर आते तो कुछ मेहमान आते हैं, वरना मेहमान इस घर से भी अनजान होते हैं। वाह वाह। ये जब तक हैं इस दुनिया में, सदा इनको ही खुश रखना, इनकी ही दुआओं से घर में भगवान होते हैं। वाह वाह, क्या बात है। हाँ राज, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था कि मैं भी 4 लाइन हाँ जी, जोड़ हाँ देता जी। हूँ आखिर में, जरूर जरूर। जो थोड़ी सी किताब से कनेक्ट भी करती हैं, तो आपको समझ आएगा उसका जस्ट। कि तेरी हसरत में हर जर्रे को झांकते रहे, तेरी हसरत में हर जर्रे को झांकते रहे, जी। अंजुमन में भी तन्हाई को फांकते रहे। लिखवा लिया तेरा नाम ताबूत की बंद पर, लिखवा लिया तेरा नाम ताबूत की बंद पर, मरने के बाद भी तेरे नाम को ताकते रहे। क्या बात है। वाह, छोटी बहुत उम्र खूब। में इतने गहरे ख्याल, माशाल्लाह है। हाँ, बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। शुक्रिया। तो अब तक तो आप समझ गए हैं कि नो स्टैग्स अलाउड कहानी है एक ऐसे लड़के की जो छोटे से शहर से बड़े शहर में पहुंचता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, पर वहां की चकाचौंध देखकर उसके जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। अब ऐसे में क्या हुआ उसके साथ? क्या उसकी ड्रीम गर्ल उसे मिली? क्या हुआ उसके सपनों का? और क्या हुआ उसके परिवार का? इन सब के जवाब आपको मिलेंगे इसी नॉवल में। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट गो एंड ग्रैब योर कॉपी।